तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल के वीडियो में मैंने CHSL के 13 अक्टूबर 2020 के इवनिंग शिफ्ट में हुए जीएस के प्रश्नों को डिस्कस कर रहा था और उससे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आगे के क्वेश्चंस को आज हम लोग इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को फिर से। इन प्रश्नों को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए किस तरह से मैंने डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है, ताकि अगर अब इन टॉपिक से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग जो है उस प्रश्न का उत्तर देने में हिचकिचाहट नहीं होगी। तो हम लोगों ने 10 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने चीज़ों को डिस्कस किया। अब चलिए यहाँ तक मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 11, भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को कौन सा उपकरण रिकॉर्ड करता है। सतह होगा यहाँ कि भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को कौन सा उपकरण रिकॉर्ड करता है। तो सिस्मोग्राफ, मैनोमीटर, बेरोमीटर और क्रोनोमीटर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि सिस्मोग्राफ प्रयोग किया जाता है। कब? जब भूकंप का जो तरंग होता है वो सतह पर पहुंच जाती है तो उसे सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, इसमें मैनोमीटर और बेरोमीटर ग्राफ भी एक वर्ड दिया गया है ऑप्शन बी और सी में। तो ये दोनों के दोनों जो ऑप्शंस हैं ये दोनों के दोनों जो है, पहले मैनोमीटर के बारे में बताता है। मैनोमीटर जो है वो बार यानी कि प्रेशर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर बेरोग्राफ जो है वो बैरोमीटर एक मीटर होता है जिसमें जो स्केल होता है वो भी प्रेशर को ही नापता है और जो ग्राफ वहां पे शो करता है उसी को हम लोग बेरोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 से 2016 तक किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्र घोषित किया गया था और नियुक्त किया गया था। तो जगदीश भगवती, रघुराम राजन, कौशिक बसु और इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल। तो ये प्रश्न भी जो है वो करंट अफेयर्स का है, लेकिन कितने साल का है? 4 साल पहले का है, क्योंकि एग्जाम जो है वर्ष 2020 में हो रहा है और क्वेश्चंस 2016 तक के पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कौशिक बसु होगा, यानी कि कौशिक बसु एक ऐसे मुख्य अर्थशास्त्री हैं, भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिसे विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का वर्ष 2012 से 2016 तक मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। अच्छा, अब बात वर्ल्ड बैंक की है, तो मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आए दिन एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यानी कि ये अन्य देशों को, विभिन्न देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC है। इसकी स्थापना जुलाई महीने के 1944 में हुआ था। अच्छा, इसकी स्थापना से संबंधित एक मुझे डाउट है, क्योंकि बहुत सारे इसके बुक्स में जो है, बहुत सारे बुक्स में इसकी स्थापना का जो वर्ष दिया हुआ है वो वर्ष 1945 दिया हुआ है, और गूगल में मैंने देखा तो वहाँ पर इसका स्थापना वर्ष 1944 दिया था। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम्स में एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो 1944 रहेगा या फिर 1945 रहेगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका स्थापना करने का जो उद्देश्य है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि आर्थिक विकास करना है। ठीक है, हर एक देश जो कि गरीबी है, मतलब जहाँ पर गरीबी है, निर्धनता है, उन लोगों को वित्तीय सहायता देकर उस देश को आगे बढ़ाना ही वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य है। और आप आए दिन करंट अफेयर्स में देखते रहते होंगे कि होता क्या है कि वर्ल्ड बैंक, भारत जो है इस राज्य के लिए इतना करोड़ रुपया लिया, भारत इस राज्य के लिए इतना करोड़ रुपया, वर्ल्ड बैंक कभी नेपाल को कर्ज दिया, कभी भूटान को दिया। आप आए दिन इन चीज़ों को देखते रहते हैं। तो ये सभी की सभी चीज़ें का उद्देश्य जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है। अच्छा, वर्तमान समय में इसके MD और CEO कौन है? तो वर्तमान समय में इसके MD और CEO अंशुला कांत हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी, यानी कि 5 पॉइंट्स ही हैं यहाँ पर। आप इन 5 पॉइंट्स को वर्ल्ड बैंक के बारे में जरूर ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो 1930, 1928, 1925 और 1950। तो ये जो प्रश्न है आप लोगों को अगर ध्यान में होगा तो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इसका क्या करना है, इसका उत्तर आप लोगों को स्वयं देना है। अगर चीज़ें याद नहीं है तो आप लोग वीडियोस में जाकर देखें, गूगल में सर्च करें, लेकिन इसका उत्तर जो है आप लोगों को किसी ना किसी तरह से आप लोगों को ही देना होगा, क्योंकि अगर आप लोग सर्च कीजिएगा, एफर्ट्स कीजिएगा, तो उस तरह से चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप लोग ही दें। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने तैयार किया था? समरेंद्र कुमार मिश्रा, विमल कुमार भट्टाचार्य, देव कुमार बोस और सुबोध चंद्र दासगुप्ता। तो भारत में अगर पहले एनालॉग कंप्यूटर को विकसित करने की बात की जाए तो उसे समरेंद्र कुमार मित्रा के द्वारा तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अब बात एनालॉग कंप्यूटर की है और खास करके जो है वो समरेंद्र कुमार मित्रा की है, तो मैं आप लोगों को इनके बारे में कुछ बता देता हूँ। समरेंद्र कुमार मित्रा एक भारतीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में पूछ देगा कि समरेंद्र कुमार मित्रा ने एनालॉग कंप्यूटर को विकसित किया था भारत में, और पहला भारत एनालॉग कंप्यूटर विकसित किया गया था। तो वो क्या है? वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं, दोनों हैं, और इनमें से कुछ नहीं है। तो आप लोगों का जो उत्तर होगा वो दोनों होगा, क्योंकि समरेंद्र कुमार मित्रा एक भारतीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों हैं। उन्होंने 1954 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर डिजाइन किया था। तो आप लोग देख सकते हैं, वर्ष से भी प्रश्न पूछ सकता है, स्थान से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो एक प्रश्न से हम लोगों को कम से कम 4 प्रश्न, एक प्रश्न से हम लोग कम से कम 4 तरह के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है? यूरेनस, मंगल, शुक्र और नेपच्यून। तो ये प्रश्न तो काफ़ी आसान है, क्योंकि इसका जो उत्तर होगा वो शुक्र होगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग वेनस कहते हैं। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादल बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही है। अब बात जब शुक्र की है तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आए दिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। हम लोग जानते हैं कि ये मान के चलिए अगर सूर्य है और इसका पहला ग्रह मरकरी होता है और इसका दूसरा ग्रह जो है वो शुक्र होता है। और शुक्र को अगर आप लोगों को याद होगा तो शुक्र को जो है वो सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र जो है वह 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस सूर्य की परिक्रमा यानी कि ये पूरे के पूरे ऑर्बिट को पर शुक्र जो है वो लगभग 225 दिनों में परिक्रमा कर लेता है। और इसकी सबसे खास बात है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो मैंने अभी 4 पॉइंट्स को बताया। इन 4 पॉइंट्स में किसी को कुछ पता नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं कि मैं हर एक पॉइंट को पॉइंट वाइज बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। मैं एक कहानी के टाइप में नहीं लिखता हूं, पॉइंट वाइज लिखता हूं, पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूं, ताकि चीज़ें आसानी से आप लोग को याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं इन सभी चीज़ों का नोट्स को, मैं जो भी आप लोग प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, वीडियोज़ में देख रहे हैं, उनको मैं PDF में दे दूंगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF को दे दूंगा। और मैंने प्रीवियस ईयर के CHSL के GS के प्रश्न को डिस्कस किया है, तो आप वहां से पुराने वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि हर एक वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 9 रत्न, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 9 रत्न, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न, भारत संचार निगम लिमिटेड मिनी रत्न। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद इसका जो उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 9 रत्न नहीं है, बल्कि
मिनी रत्न में शामिल है। तो आप देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो 9 रत्न में दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लिस्ट अभी 9 रत्न, मिनी रत्न और महारत्न की बात की जा रही थी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं। तो उसे मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है इस बार इससे प्रश्न पूछा जाए। तो आप देख सकते हैं कि 10 के 10 कंपनियां का नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैं क्या करता हूँ, केवल एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसे याद कर लेंगे। पहला, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम लोग शॉर्टकट में भेल भी कहते हैं। दूसरा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरा, कोल इंडिया लिमिटेड। तीसरा, गेल लिमिटेड। चौथा, पांचवा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। छठा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सातवां, एनटीपीसी लिमिटेड। आठवां, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नौवां, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 10वां, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप लोगों को अगर याद है तो मैंने परसों यानी कि 2 दिन पहले वाले वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या पूछा था कि वर्ष 2018 में किन 2 कंपनियों को महारत्न घोषित किया गया था। तो आप लोगों को मैंने इसका उत्तर साफ साफ बताया भी था, अगर याद होगा तो। ठीक है, तो चीज़ों को रिलेट कीजिए। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस CHSL में अगर लगातार एग्जाम हो रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, यानी कि सेम टॉपिक से पूछा जाता है। तो अगर आपका एक पोर्शन कंप्लीट है तो आप उस पोर्शन से कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 49 का क्या प्रावधान है? बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, स्मारकों और स्थानों और प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, कारखाने और खानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, खासकर 14 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए, और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 की बात की जाए तो उसमें जो है स्मारकों और स्थानों और प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण के बारे में जानकारी दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अगर कल के वीडियो को आप देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि पहले मैं क्या करूंगा, CHSL के स्टैटिक और जनरल स्टडीज पोर्शन को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद जो है उसी सेट में या फिर उसी शिफ्ट में हुए पूछे गए करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। तो अब जो है वो आप लोगों को मैं करंट अफेयर्स के वीडियो को और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। देखिए, इसके बाद आएगा क्वेश्चन, मुगल दरबार के इतिहासकारों में को किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी। तो अगर मुगल दरबार में इतिहासकारों की भाषा की बात की जाए तो वहां पे जो है वो फारसी का प्रयोग किया जाता था और फारसी भाषा में लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19, जिससे करंट अफेयर्स की क्वेश्चन शुरुआत होती है, यानी कि इस शिफ्ट में जो 13 अक्टूबर 2020 में जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस में, उससे 6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स ही थे। तो आप करंट अफेयर्स को वेटेज को देख सकते हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूं कि हर एक वीक 25 से अधिक प्रश्नों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो को डाल देता हूं, ताकि आपके हर एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट मतलब कि रिकवर हो जाए और एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? अरुण जेटली, शीला दीक्षित, हर्षवर्धन और अरविंद केजरीवाल। तो इस पुस्तक के अगर लेखक की बात की जाए तो उसे शीला दीक्षित के द्वारा लिखा गया था। तो ये जो पुस्तक है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को पुस्तक से दिया गया है, यानी कि बुक से और उसके राइटर से दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि हाल फिलहाल में यानी कि 1 वर्ष तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बुक्स को लॉन्च किए गए हैं उसे आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 को किस देश के प्रधानमंत्री ने हर साल दिए जाने वाले गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की गई थी? तो इसका उत्तर आप लोगों को देना होगा,
क्योंकि ये जो है वो आप लोगों को ये जब दिया गया था टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में था। ठीक है, तो एक प्रश्न मैंने आप लोगों को शायद क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, जिससे मैंने पहले ही बता दिया था, और अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर देना है। क्योंकि मैंने कहा कि अगर चीज़ें आप लोग सर्च करते हैं, आप लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो प्रयास आप लोगों का व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए आप इन दोनों प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग सच में प्रयास करते हैं, तो उससे मैं भी आप लोगों से मोटिवेट होऊंगा और मैं भी अपने तरफ से पूरी तरह से प्रयास करूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी को फरवरी 2019 में स्पोर्ट्स स्टार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पुलेला गोपीचंद, प्रकाश पादुकोण, शनावे थॉमस और चेतन आनंद। तो ये जो प्रश्न है आप लोगों को पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और एग्जाम कब हुआ था? 2020 में। सॉरी इसके लिए, क्योंकि इस चीज़ को मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो है ना आँख खुल जाए। हम लोग क्या करते हैं, केवल 6 महीने की करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, और यहाँ करंट अफेयर्स जो है वो लगभग 1.5 साल पहले तक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहला ये इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि खेल से पूछा गया प्रश्न है, और खेल के खिलाड़ी के नाम से भी पूछा गया प्रश्न है, और उसके अवार्ड से नाम से पूछा गया है कि किसे जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर आप लोगों को स्वयं देना होगा, क्योंकि आप लोग जो है इससे क्या होगा कि ये वर्ष 2019 की बात है, आप लोगों को वर्ष 2020 के भी इसी टॉपिक से जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे आप लोग देख लीजिएगा ताकि चीजें ना छूटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में कौन सा खिलाड़ी ला लीगा का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बना है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, यानी कि रोहित शर्मा जो है वो दिसंबर 2019 में ला लीगा का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बने थे। देखिए ये जो प्रश्न है वो भी स्पोर्ट से पूछा गया है, तो स्पोर्ट से जो है वो आजकल एग्जाम में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा क्या योजना लॉन्च किया गया, ऐसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं कि एग्जामिनर जानते हैं कि इस प्रश्न पर अधिक स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं, और स्पोर्ट्स वाले प्रश्न जो होते हैं और उनके जो अवार्ड्स होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। खासकर खिलाड़ियों के नाम को आप लोगों को अच्छी तरह से याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर नेशनल इंडेक्स सूचकांक 2019 में भारत का सैन्य शक्ति के मामले में कौन सा रैंक रहा है? 5th, 4th, 9th और 3rd। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 4 सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी सही होगा। अब आप यहाँ देखें, ये जो प्रश्न पूछा है वो सूचकांक यानी किसी भी प्रकार का इंडेक्स या फिर रिपोर्ट से प्रश्न पूछा है। तो आपको क्या करना है कि हाल फिलहाल में जितने भी रिपोर्ट और इंडेक्स जारी की गई हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में उनके कार्य के लिए किस बाल कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो, पहले मैं ऑप्शन को बता देता हूं कि कंचन उपाध्याय, रिधिमा पांडे, पायल जांगीर और आयुषी ढोलकिया। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी रिधिमा पांडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रश्न का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और CHS से 13 अक्टूबर 2020 के GS के पूछे गए सभी प्रश्नों में से ये लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को 14 अक्टूबर के प्रश्न को डिस्कस करूंगा, और तीनों शिफ्ट के करूंगा, चाहे वो मॉर्निंग का हो या फिर नून का हो यानी कि दोपहर का हो, या फिर इवनिंग यानी शाम का हो। तो राज्य जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और सिक्किम। तो आप देख सकते हैं जनगणना 2011 से प्रश्न पूछा है, तो कहीं ना कहीं जनगणना भी जो है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन चीज़ों को मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें अब टफ हो रही है। आप लोग इन टॉपिक पर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाते हैं, और इसी कारण से हम लोग यहाँ वहाँ से प्रश्न पढ़ के जाते हैं
आंसर याद होते हुए भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में प्रश्न छूट जाते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि ये जो जनगणना से पूछा गया प्रश्न है, अभी यहाँ पर पूछा है कि भारत में कि सबसे कम आबादी वाले राज्य को पूछे। ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों को यही जनगणना से दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछ दे, ठीक है। तो आपको हर एक तरह से तैयार होना होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सिक्किम होगा, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।